हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का लगातार टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 24वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए जो सही स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बताइए राइट है या रॉन्ग है। बिल्कुल ये राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। बताइए गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक कौन सा है। तो गन्ने के लिए राइजोबियम नहीं बल्कि एजिटोबैक्टर है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि नमकीन पानी में उगाए गए पौधे को थैलोफाइट कहते हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आप कल के सेशन में पढ़ चुके हैं कि नमकीन पानी या खारे पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हैलोफाइट कहते हैं, ना कि थैलोफाइट। तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथा स्टेटमेंट है कि सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो है आपका राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 और 1। देखिए, बीजों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन को जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन कहते हैं, और गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो जैव उर्वरक है उसे एसिटोबैक्टर कहा जाता है, और नमकीन पानी या खारे पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हैलोफाइट कहते हैं। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करते हैं। बताइए पौधे किसके माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, अधिकतम जल को अवशोषित करते हैं। तो पौधे जड़ों के बालों से, जो जड़ों में रोम पाए जाते हैं, उसके माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं। अच्छा, आप फ्लोएम और जाइलम के बारे में सुने होंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जाइलम किसका परिवहन करता है और फ्लोएम किसका परिवहन करता है। तो आप याद रखिएगा कि जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जाइलम जो होता है वो जल और खनिज पदार्थों का जो है परिवहन करता है। जड़ से लेकर के वो कहाँ पर जाता है, पत्तियों तक जाता है, और पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो खाना भोजन बनाती हैं उसका जो है परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। यफ से फ्लोएम हो गया, और यफ से याद रखिएगा फूड। तो फ्लोएम जो है वो फूड का परिवहन, मतलब खाने का परिवहन पूरे जो है पौधे में करता है। इस टाइप से आप जो है याद रखिएगा। देखिए, पौधे अपने जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल को अवशोषित करते हैं, जिसे आप जो है रूट हेयर भी कहते हैं। और ये जो है पतली भित्ति वाली एक कोशिका की संरचनाएं होती हैं, जो जड़ों की बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में ही कुल्लूर की खान है, जहाँ से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। बताइए सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है, और सिलिकॉन वैली नाम से आपका जो क्या नाम है, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो यदि जो है पूछता है कि सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसी को आईटी पावर हाउस भी कहते हैं,
और यदि पूछता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। देखिए 5वां क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है और चौथे स्थान पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देखिए 6वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, बताइए हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, एक जलीय पौधे को। देखिए जो पौधे जल में पाए जाते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है जल, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, तो जल शक्ति। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि नमकीन जल में अर्थात लवड़ी जल में जो पौधे पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलोफाइट। और जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उसको जेरोफाइट कहते हैं। देखिए जो हाइड्रोफाइट होते हैं जलप्रिय होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, जिसे जलोद्भिद कहते हैं। और इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान जिसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं पाया जाता है, जिसमें वायु भरी होती है और वो तैरते रहते हैं। जैसे आप पोखरे में, तालाब में जलकुंभी देखे होंगे, उसमें भी देखिए जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है और उसमें वायु भरी रहती है और वो तैरता रहता है, राइट। तो ऐसे जो है पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। देखिए 7वां प्रश्न है, स्टेटमेंट टाइप है। इसमें कथन ए कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो राइट है। कारण आर है, कारण आर कह रहा है कि इसको एक ग्रहीत संविधान कहते हैं, मतलब भारतीय संविधान को एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है, बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि भारतीय संविधान जो निर्मित किया गया है उसके जो उपबंध हैं अन्य देशों से लिए गए हैं, इसी वजह से इसे ग्रहीत संविधान कहते हैं। अब बताना है इसमें कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए भारत का संविधान ग्रहीत है, ये सत्य है, लेकिन क्या ग्रहीत संविधान होने के कारण भारत का संविधान भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान भले ही ग्रहीत है, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप डेवलप किया गया है, इस वजह से वह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ना कि सिर्फ ग्रहीत होने की वजह से। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है, मतलब आगे आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें रिफॉर्म भी किया जा सकता है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार को ग्रहण किया गया है, अतः इसे एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु यह स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, महात्मा गांधी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि एक ब्रिटिश थे, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी प्रथम अध्यक्षता W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी।
इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कर्नाटक में हुआ था। राइट। अच्छा बताइए, जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर व्याख्या में भी वही चीज़ बताया गया है जो मैं बता दिया हूँ। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है, बताइए यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, आइवर जेनिक्स ने। देखिए आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये सब स्टेटमेंट है जो विदेशी थे उनके द्वारा हमारे संविधान पर कमेंट किया गया था, तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सब जो है केयरफुल्ली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, 15 महिला सदस्य थीं। तो चलिए कल के टेस्ट सीरीज को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? बताइए। आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी कहाँ पर है? कैम्बे की खाड़ी गुजरात में है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ सब जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और सालसेट द्वीप जो है ये कहाँ पर है? ये जो है मुंबई सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। एलिफेंटा द्वीप भी श्रीलंका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? बताइए भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई स्थित है। और लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। अंडमान निकोबार भी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। मांजुली द्वीप जो है यह एक जो है नदी द्वीप है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में पाया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि कोरी क्रीक या निवेशिका जिसे कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ पर है? कच्छ का रण है गुजरात में। और कच्छ के रण में ही आपको पता होगा कि एशियाई जंगली गधे पाए जाते हैं। और खंभात की खाड़ी की बात करें तो खंभात की खाड़ी में भारत की सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपभोग या प्रयोग प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जौ का। और दूसरा अनाज कौन था? दूसरा अनाज गेहूं था। अच्छा बताइए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में प्राप्त हुआ है। और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। राइट। तो ये सब जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग केयरफुल्ली इसको याद रखिएगा और इसको मल्टीपल रिवीजन भी करिएगा, अदरवाइज जो है भूल जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है।
यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं कृषि के। और यदि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। 8वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में तत्वों का जो चक्रण होता है, जैव और अजैव का जो चक्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ये सब डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, आप पिछली वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पर सब डिटेल में मिल जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बताइए पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बेनेट के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है बी, सीयर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।